Assalamu alaikum everyone. So our next topic is about systemic lupus erythematosus SLE हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास जो चैप्टर है जिसमें मैंने बताया था कि आपके पास 3 डिजीजेस हैं, ठीक है। जो डिजीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, तो उसमें एक डिजीज रूमेटॉइड अर्थराइटिस थी, एक उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस, और अब नेक्स्ट जो है वो SLE सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस। अच्छा, सबसे पहले तो फर्स्ट वर्ड इसका जो है सिस्टेमिक, मतलब इसमें कोई एक ऑर्गन एफेक्ट नहीं होगा बल्कि डिफरेंट ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है। सो इसको देखते हैं, इस मल्टी सिस्टम, मैंने बताया ना एक ऑर्गन नहीं बल्कि डिफरेंट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस था इसी तरह ये भी है ऑटो इम्यून डिजीज है, मतलब खुद ब खुद आपका इम्यून सिस्टम जो है आपके बॉडी का इम्यून जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट इज कॉज्ड बाय द टिश्यू डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन, ठीक है। जो डिफरेंट आपके पास वो होते हैं आपके ऑटो, ये जो इम्यून सिस्टम के सेल है। अच्छा, सो मल्टी सिस्टम ऑटोइम्यून डिजीज है, ठीक है। जैसे कि मतलब मैंने बताया कि इसमें आपके जो इम्यून सेल्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे इम्यून सेल्स जो मतलब इन्फ्लेमेटरी सेल WBC, वो साइटोकाइंस और वो सारा कुछ जो मैंने पिछले डिजीज में भी बताया था, वो सारे डिजीजेस जो है वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के अगेंस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, और वहां पर जाकर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं। So that is caused by the tissue damage resulting from antibody and complement fixing immune complex deposition. मैंने बताया ना एंटीबॉडीज भी आकर वहां पर अटैक करते हैं, एंड complement fixing immune complex, जो आपके कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, सॉरी, जो आपका इम्यून सिस्टम है जिसको हम कॉम्प्लीमेंट फिक्सिंग वो भी कहते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन और ये जो साइटोकाइन और ये सारी चीजें आ जाती है, जो इम्यून सेल्स है आपके पास वो सारे जो है वहां पर आकर जमा हो जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में, और डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट सिस्टम्स को ये अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सिस्टेमिक। सो दिस वाज अबाउट इट्स डेफिनेशन। अच्छा, मजीद अगर आप इसमें देखें तो उसी को कंटिन्यू करते हैं कि ये जो इम्यून सिस्टम है लूजेस द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन फॉरेन सेल्स एंड इट्स ओन सेल। मैंने बताया ना ऑटोइम्यून डिजीज कहते ही इसी को है कि जो इम्यून सिस्टम है वो अपने सेल्स और जो बाहर के सेल्स है, बाहर बैक्टीरिया वायरस वाला, उनके के बीच में फर्क ही भूल जाता है, उनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा होता, इसीलिए वो अपने सेल्स के खिलाफ ही जो है वो रिएक्टिव हो जाते हैं, वहां जाकर वो डैमेज कॉज करते हैं। तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द इम्यून सिस्टम आर फॉर्म, ठीक है। आपके जो एंटीबॉडीज है वो भी आपकी बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट रिएक्टिव हो जाते हैं। द इम्यून कॉम्प्लेक्स दैट आर फॉर्म बिल्ड अप इन द टिश्यू कॉजिंग इन्फ्लेमेशन, इंजरी टू टिश्यू एंड पेन, ठीक है। कहते हैं कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आकर फिर बनने लग जाते हैं आपके डिफरेंट टिश्यूज में जाकर वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। मैंने बताया सेल्स होते हैं वो जाते हैं आपके डिफरेंट ऑर्गन्स के खिलाफ रिएक्टिव हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी सेल्स, इम्यून सेल्स, और वहां पर जाकर जो है वो टिश्यू इंजरी कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, फिर उसकी वजह से क्या होगा, पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो ये इंट्रोडक्शन था इसका। अच्छा, नेक्स्ट इसकी अगर हम इटियोलॉजी देखें या कॉजेज देखें तो इसके बेसिकली 3 उसमें हम डिवाइड कर सकते हैं। आपको पता होगा जितने भी अभी तक हम डिजीज पढ़ते हैं मेजोरिटी डिजीज जो है वो या तो जेनेटिक्स की वजह से होते हैं, या कोई हार्मोनल चेंज होता है, या एनवायरनमेंट बाहर से कोई चीज आकर जो है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो ये भी हम 3 उसमें डिवाइड कर सकते हैं, एक जेनेटिक, एक हार्मोनल चेंजेस, ठीक है, हार्मोन्स की वजह से, और एक जो है वो एनवायरमेंटल बाहर से कोई चीज आकर जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट करती है। तो इसको हम फर्दर देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। अच्छा, इसकी देखें आप इटियोलॉजी मजीद अगर द स्पेसिफिक कॉज इज अननोन, बिल्कुल जो एग्जैक्ट कॉज है वो कुछ पता नहीं होता, लेकिन जेनेटिक फैक्टर्स रोल प्ले कर सकते हैं, मतलब पेरेंट्स में है और ऑफस्प्रिंग में आ गया या ग्रैंड चिल्ड्रन में आ गया, ठीक है। एनवायरमेंटल चेंजेस, बाहर से अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। ड्रग्स हैं कोई ऐसी जो आपके जो है वो इम्यून सिस्टम को जो है म्यूटेट करवा देते हैं, म्यूटेशन कॉज कर। डाइटरी फैक्टर्स आपके उसमें जो है डाइट में कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके उसको अफेक्ट कर सकते हैं इस डिजीज को वो करने में, प्रिवेल करने में, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन अगर हैं, ये मैंने उस पिछली डिजीज में भी बताया था कि अक्सर बहुत सारे जो लोग रेडियोलॉजिस्ट होते हैं और ये जो डिफरेंट रेडिएशन के साथ उनका एक्सपोजर होता है उनमें भी चांसेस ज्यादा होते हैं। और कोई इन्फेक्शियस एजेंट, अगर इन्फेक्शियस एजेंट है फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, कोई भी वो भी जो है इसके कॉज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो है ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। ये जो है इसमें ड्रग्स, बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जो आप लेते हैं उसकी वजह से ये डेवलप होता है,
ठीक है। तो डेवलप्स आफ्टर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सर्टेन मेडिकेशन, बहुत सारे मेडिकेशन अगर आप बहुत क्रॉनिक यूज उसका करते हैं, काफी अर्से तक उसका यूज करते हैं, तो उससे ये हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन मेन ओवर 50 ईयर ओल्ड, जो मेल होते हैं जो 50 साल से अबव होते हैं, उनमें कहते हैं ये ज्यादातर कॉमन होता है। सिम्टम्स आर सिमिलर टू एसएलई, वही एसएलई के जो नॉर्मल सिम्टम्स अभी हमने पढ़े वही इसमें भी होता है, पेन और वो सारा कुछ। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज टू रिकॉग्नाइज मेडिकेशन एंड डिसकंटिन्यू, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने मेडिसिन की पहचान करनी है कि कौन से मेडिसिन की वजह से ये हो रहा है, और फिर उसको डिसकंटिन्यू करना, उसको स्टॉप कर देना है। वंस मेडिकेशन इज स्टॉप्ड, सिम्टम्स यूजुअली डिसअपीयर कंप्लीटली विद इन 6 मंथ्स, जैसे ही आप उसको स्टॉप कर दे रोक दे तो वो सिम्टम्स खुद ब खुद विद इन 6 मंथ्स ही जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप मजीद भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, इसको अगर आप देखें कि ये कौन कौन सी जगहों को इफेक्ट करता है, तो आपको नजर आएगा कि इसमें ये बेसिकली इफेक्ट करता है एनी ऑर्गन इन द बॉडी। मैंने बताया ना, सिस्टमिक के नाम से ही पता चल जाता है कि किसी भी ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग जॉइंट्स, स्किन, लंग्स, हार्ट, ठीक है, ब्लड, किडनी, नर्वस सिस्टम, किसी भी जगह पे जाकर जो है ये एंटीबॉडीज वगैरह जाकर उसको डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम जो है वो सिस्टमिक आ गया, ठीक है। कहीं पर भी जो है ये इफेक्ट कर सकते हैं। कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू लाइफ थ्रेटनिंग, मामूली सा भी वो ऑर्गन को इफेक्ट कर सकते हैं, बल्कि और लाइफ थ्रेटनिंग भी, मतलब किसी कुछ लोगों में ये मामूली सा इफेक्ट कर देता है ऑर्गन्स को, और कुछ में जो है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी बन सकती है। नो टू पीपल विल हैव आइडेंटिकल सिम्टम्स, कोई दो लोग सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस को जो पेशेंट्स होते हैं उनमें आइडेंटिकल सिम्टम्स नहीं होते, हर एक में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। किसी में स्किन का एक सिम्टम होगा, किसी में दूसरा। फॉर एग्जांपल स्किन का अगर जो मैं पर्सनली बताऊं तो जो मैंने देखा है, तो स्किन का जो सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस का एक पेशेंट था जिसमें स्किन पर पैचेस बन गए थे जगह जगह से, जैसे ब्लड क्लॉट हुआ, स्किन पे ब्रूजिंग वगैरह से हो जाती है, ठीक है। तो हर एक पेशेंट के डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। अच्छा, जो कॉमन सिम्टम्स इसके हैं वो है एक ही जॉइंट्स, बहुत पेन होता है जॉइंट्स में, एक ही जॉइंट मतलब पेन वाले पेनफुल जॉइंट्स, ठीक है। फीवर होगा, फटीग होगा, स्किन रैशेस, ये कॉमन, वैसे मैंने बताया कि हर पेशेंट को पेशेंट भी डिफरेंट होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है यही है, पेन इन जॉइंट्स, फीवर हो सकता है, साथ में फटीग, थकावट वगैरह होगी, और स्किन रैश भी जो मैंने बताया कि स्किन पर जगह जगह पैचेस से भी बन जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके कॉमन जो है वो सिम्टम्स। अच्छा, मजीद अगर आप इसके सिम्टम्स देखें तो उसमें आ सकता है चेस्ट पेन होगा, बहुत हेयर लॉस वगैरह हो सकता है, माउथ सोर, जो जुबान पक जाती है, जो छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। फोटो सेंसिटिविटी, लाइट से बंदे को सेंसिटिविटी हो जाती है, एनीमिया वगैरह हो सकते हैं, रिपीटेड मिसकैरेजेस, अगर फीमेल है प्रेग्नेंट है तो बार बार मिसकैरेज अबॉर्शन हो सकती है, ठीक है। हेडेक होगा बहुत ज्यादा, डिजीनेस, सर चकरा सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, सीजर्स जो झटके वगैरह है, फिट्स वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा मेमोरी डिस्टर्बेंसेस, मतलब शॉर्ट मेमोरी लॉस या लॉन्ग मेमोरी लॉस, कोई भी इस तरह के इफेक्ट जो है वो सिम्टम जो है वो आ सकते हैं। अच्छा, जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व है मैंने पहले भी बताया, किडनी हो सकता है, ठीक है, लंग्स हो सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो सकता है, ब्लड वेजल्स हो सकते हैं, वैसे ब्लड हो सकता है, हार्ट हो सकते हैं, कोई भी ऑर्गन, किसी भी, पहले मैंने बताया स्टार्ट में कि ये सिस्टमिक है, तो कोई भी ऑर्गन के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज और ये सारे आकर वहां पर इन्फिल्ट्रेट करते हैं और वहां पर डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व की हेडिंग आप देंगे तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस अगर आप इसकी देखें तो डायग्नोसिस में इसमें मेडिकल हिस्ट्री हम चेक करेंगे, इंक्लूडिंग फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि मैंने बताया जेनेटिक भी हो सकती है, ठीक है। सो अगर ये जेनेटिक है तो इसका मतलब है कि आपने फैमिली हिस्ट्री मस्ट देखनी है, क्योंकि हो सकता है कि फैमिली में हो, पेशेंट में ये ऑफस्प्रिंग में या ग्रैंड चिल्ड्रन वगैरह में ये आ जाता है। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन आप करेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट वगैरह आप करेंगे, ब्लड टेस्ट और बाकी स्किन और किडनी बायोप्सी भी आप इसमें कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसकी जो है आप पेन, जॉइंट पेन जो है, इन्फ्लेमेशन है या फीवर वगैरह जो सिम्टम्स हमने पढ़े तो उसके लिए तो आप एनसेड देंगे, और मैंने बताया था एनसेड में आपके पास सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स भी हैं और नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स भी हैं, तो आप कोई भी इसमें दे सकते हैं, कॉक्सिब वगैरह, ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन वगैरह, कोई भी आप इसमें जो है वो डिक्लोफेनेक कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज, एंटी मलेरियल ड्रग्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जितने भी आपके पास क्लोरोक्वीन वगैरह है ना, क्लोरोक्वीन, प्रिमक्वीन, वो भी आप यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए, वो भी हम इसमें यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, उसका
कभी जॉइंट्स में। बल्कि अगर आपको याद हो तो मैं जब एंटी मलेरिया ड्रग्स करवा रही थी फार्माकोलॉजी में, तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ बताई थी कि आप उन ड्रग्स को यहाँ पर भी जॉइंट्स के डिजीज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन के लिए आप कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज कर सकते हैं, जितने भी आपके पास हाइड्रोकॉर्टिसोन है या ये कुछ है डेक्सामेथासोन, ये सारे ड्रग जो है वो इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स, इम्यूनोसप्रेसेंट हम क्यों देंगे, क्योंकि मैंने बताया इसमें एंटीबॉडीज वगैरह आपके बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जब आपने उन एंटीबॉडीज को और उनको अपने मतलब रोकना है, उनको आपके ऑर्गन्स को डैमेज करने से रोकना है, उन एंटीबॉडीज को, इन इन्फ्लेमेटरी सेल्स को, तो फिर आपने क्या करना है, आपने ऐसे ड्रग्स देने हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करें, ठीक है, ताकि आपके इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो जाकर आपके टिश्यू को, डिफरेंट ऑर्गन को जो है वो इफेक्ट ना करें। तो उनमें आपके पास फिर क्या आ सकता है, उनमें आपके पास डिफरेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास उसमें आ सकता है साइक्लोसीरीन, ठीक है, उन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग में साइक्लोसीरीन आ गया, ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, साइक्लोसीरीन, ये आपके पास बहुत बेस्ट इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ठीक है, साइक्लोसीरीन, ये आपको इसमें पता होना चाहिए। तो और भी है एजाथायोप्रिन है, मेथोट्रेक्सेट, ये आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करते हैं, उसको मजीद जो है डैमेज कॉज करने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसमें मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप इसको लेट सपोज, यहाँ तो मैंने सिर्फ एनसेड्स की हेडिंग दी हुई है, लेकिन आपने यहाँ पर इसके ड्रग्स के नेम भी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं एनसेड्स में, आप उसको 2 में क्लासिफाई करें, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाने के लिए, ताकि सिर्फ एक नाम लेकर आप मतलब क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी लेंथ देने के लिए या उसमें मजीद डिटेल देने के लिए आप क्या करेंगे, एनसेड्स लिखेंगे, एनसेड्स में फर्दर उसके सेलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स एंड नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, फिर फर्दर उसमें डिस्प्रिन और एस्पिरिन और ये डिक्लोफेनेक और ये सारे ड्रग उसके नॉन सेलेक्टिव में लिख लेंगे, और जो सेलेक्टिव है उसमें वही जो आपके पास ड्रग्स हैं पायरोक्सिन वगैरह, वो आप सारे जो है वहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके इसी तरह एंटी मलेरिया में क्लोरोक्वीन, प्रिमाक्वीन वगैरह, स्टीराइड में आपके पास हाइड्रोकॉर्टिसोन, डेक्सामेथासोन, तो ये सारे जो है आप वहाँ पर लिख सकते हैं, और ये आपकी ट्रीटमेंट हो गई। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू पीपल कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके।